लहरों से टकराकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से टकराकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाई दिखाई देने वाला हूँ। गुड आफ्टरनून आप सभी को, मेरा नाम सुमित बनर्जी। फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ सेल का वीडियो नंबर 4 में, पार्ट 4 में, है ना। तो अभी चैप्टर को आगे बढ़ाना है। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया था, उसके बाद उसके पहले ट्रांसपोर्ट भी डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ पैसिव एक्टिव। आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, मोशन, मैटर एंड सराउंडिंग्स, प्लीज देखिए उनको, है ना। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। तो वो सब वीडियोस प्लीज देखिएगा। एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाया हूँ, तो होमवर्क्स भी मस्ट करिए जो मैं आपको देता हूँ। सो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा, जिससे मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है होता है, मैंने डिस्कस कर दिया था। तो न्यूक्लियस को कभी भी सेल ऑर्गेनल समझने की गलती मत करना, तो यही गलती हो जाता है। एमसीक्यूज पूछता है व्हाट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक ऐसा मींस सेंटर होता है, वो एनिमल सेल में सेंटर में होता है और पेरिफेरी में होता है प्लांट सेल में, यानी कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। तो क्या करता है ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है सेल का उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनल से वो सब कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्सेसिव कर देते हैं कभी कभी, तो वो एक्सेसिव ना हो उसी को ही देखरेख करता है न्यूक्लियस, है ना। तो इतना आपको पता है ही। अब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स भी कह सकते हो, उसको टाइप्स भी कह सकते हो। तो न्यूक्लियस के अंदर ये सब है, और न्यूक्लियस के लिए सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं यही चारों कंपोनेंट्स। चार कंपोनेंट्स से मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो दोनों ही बोल सकते हैं, गलत नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है इसके पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स, इसको मैंने पहले भी कंपोनेंट्स दिखाए थे, फ्लो चार्ट दिखाया था, बनवाया था। आप लोग जरूर जब भी मेरा लेक्चर देखने बैठे या किसी का भी, तो एक कॉपी लेके बैठे उसमें नोट्स बनाइए, है ना। तो उससे क्या होता है, याद होता है, एग्जाम्स में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रिप्रेजेंट करने से क्या होता है, आपको मार्क्स भी मिलता है। तो रिप्रेजेंट आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, अप्रोप्रिएट पॉइंट्स लिखना होता है, क्वेश्चन जैसा पूछे उस हिसाब से। तो न्यूक्लियर एनवेलप का पहला पॉइंट होता है आउटर, पहला पॉइंट होता है इसका, इट इज डबल एंड पोरस। ये कीवर्ड है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, देखिए, इट इज डबल मेम्ब्रेनस। जब आपको लिखना हो जल्दी जल्दी, छोटा में भी आप लिख सकते हैं इट इज डबल एंड पोरस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक्सप्लेन करना हो या आपका टीचर मार्क्स ना दे रहा हो, जब आप कीवर्ड्स लिखते हो, तो आप ऐसे पूरा लिखिए, तो इट इज डबल मेम्ब्रेनस एंड पोरस। अब डबल मेम्ब्रेनस तो समझ में आता है कि हाँ ये डबल मेम्ब्रेनस है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होगा पक्का, इसमें दो मेम्ब्रेन इसको बाउंड करके रखे हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन पोरस क्यों है, पोरस होने का भी कारण होता है। हर एक चीज के पीछे देयर आर सम रीजन, मे बी वन, मे बी टू। सो वी शुड नो या वी शुड अंडरस्टैंड द रीजन, नो नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स। इन सभी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोरस क्यों होता है, as because it contains porine protein, as because it contains porine protein। ये एक टाइप का प्रोटीन है जिसे कंटेन करता है कौन, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कभी ना कभी तो आपने एनवेलप देखा होगा, देखा है कि नहीं एनवेलप, हाँ, तो वही उस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, अब ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। तो एक तो ये है डबल मेम्ब्रेनस और पोरस। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, है ना, OUTERMEMBRANE, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, विथ ER, या फिर कनेक्टेड विथ ER। कंटिन्यूअस मींस यहां पर कनेक्टेड होता है, ऐसे समझिए, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म से तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ ER मैं बताऊंगा बाद में क्या होता है ER, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, मींस इट इज बाउंड। ये बाउंड है इतना तो पता चल रहा है। 2 पॉइंट्स आपको लिखा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सवाल ऐसे आता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि आगे सवाल पूछ सकता है। मैं आपको कई सारी चीजें नए बताता हूं, है ना। तो अगर आपको दिक्कत है या आपको समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन स्किप, देयर इज नो इशू। बट if this topic is come in your syllabus in exams, you want to study, then you can continue with this video, बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। 2 पॉइंट बता दिया इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट है, इट कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स। इट कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स। अब ये न्यूक्लियर पोर्स का मतलब क्या है? ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स है, होल्स है। होल्स दिखा है ना, तो वही है। तो इट कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स, टाइनी टाइनी जो होते हैं। फिर 4th पॉइंट है, इतना समझ में आया, आ रहा होगा आपको, इतना समझ में आया। इट इज डबल मेम्ब्रेनस एंड पोरस, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद ईआर, इट कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स। फिर इट हेल्प्स इन, ये मदद करता है। अभी ये फंक्शन है। इतना देर मैंने क्या बोला, ये सब फीचर्स थे कि कैसे पहचाने कि न्यूक्लियर एनवेलप है क्या। ये न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है न्यूक्लियर एनवेलप, ये है क्या चीज, कैसे समझे, किससे बाउंड है, कैसा इसका फीचर है, डबल मेम्ब्रेनस है, ये अभी हमने देखा पोरस है, इस टाइप से। अभी फंक्शन देख रहे हैं हम, फंक्शन पोर्शन। तो क्या फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है? तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स यहां पर क्या है? मटेरियल्स है यहां पर आरएनए और प्रोटीन। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में? बिटवीन साइटोप्लाज्म, है ना। तो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जो एक पार्ट रहता है सेल के अंदर का, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट, इसको बुलेट देके आप लोग लिख भी सकते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में जो बोला उसको तो अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद तब एक्सप्लेन करूंगा क्या ये है, क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी ऐसे ही समझिए। और मटेरियल्स क्या क्या है उसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए का फुल फॉर्म मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आई होप अपने पिछले लेक्चर देखे हैं, बार बार बोल रहा हूं, वो देख के ही इधर आइए तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगर आप इस लेक्चर को देखने आए, वो लेक्चर ना देख के, तो फिर ऐसा होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि काफी कुछ नया मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जो ले सकता है वेरी गुड, लेकिन जो नहीं ले सकता उसके लिए प्रॉब्लम है। सो यू आप लोग देखिए, इसको शुरू से देखिए, ठीक है। सेल चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइफ टाइम 11th में तो आपको इसका हाई वर्जन मिल जाएगा। आरएनए की भी कुछ टाइप्स है, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। आरएनए के भी 3 टाइप होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आरएनए के भी 3 टाइप होते हैं, मैं बताऊंगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग भी बहुत स्पीड भी होगा आप लोगों का, आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत, ठीक है। तो यही थे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस का पहला कंपोनेंट, न्यूक्लियर एनवेलप। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका मैंने पॉइंट्स बता दिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आरएनए के 3 टाइप में बाद में भी बोल सकता था न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को खत्म करके, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग साइड में ऐसे लिख लीजिए फ्लो चार्ट बना के। आरएनए जो है उसके 3 होते हैं टाइप्स, टी आरएनए, एम आरएनए। एज बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूं। टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए या फिर ट्रांसपोर्ट आरएनए, कुछ भी समझो। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, और एक आरआरएनए है जहां तक मेरे को याद है, आरआरएनए।
आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये वाला आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, आरएनए वाला, ठीक है, जब वीडियो खत्म हो जाता है। ये दोनों मेरे को श्योर है, ओके। टीआरएनए एंड एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको बता दिया था इनका फुल फॉर्म, और डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स है। अगर आपको पूछे नेम 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या फिर स्टेट 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इस टाइप से आप बोल दीजिएगा। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस का सेकंड पोर्शन, सेकंड क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्मा मत बोलना, दैट इज रॉन्ग टर्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका पहला पॉइंट है, इट इज अ ground substance, it is a ground substance that contains several several, ये मार्कर काफी दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, बदल देते हैं। सेवरल एंजाइम्स, सेवरल केमिकल्स। अभी यहां पर ब्रैकेट में लिखिए एग्जांपल देके एंजाइम्स। आज आप लोगों का होमवर्क या फिर टास्क रहेगा, घर में बैठे होंगे, घर के बाहर ही वीडियो देख रहे होंगे, कहीं मामा घर नाना घर गए होंगे, तो आप जहां पर भी बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का टास्क रहेगा, ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा देखना, आप लोग लिखिएगा व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज एंजाइम, ठीक है। 1 मार्क्स का ही सही लोग लिखिए, उसको लिखने का प्रैक्टिस करिए, इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज एंजाइम। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो 2 कंपोनेंट बचे हैं वो दोनों भी ये रखता है, तो यही दोनों कंपोनेंट बचे, इन दोनों को डिस्कस करना है। तो यही 2 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म का। और अगर आप लोगों को और भी कोई पॉइंट पता है या शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फ्रीली, आपका आप ही का कमेंट बॉक्स है, डाउट्स भी पूछ सकते हैं, मैं आपका दोस्त ही हूँ, ठीक है। हमें जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म का पॉइंट, और ये है आरएनए के 3 टाइप्स, याद रखिएगा। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। इज देयर एनी डाउट? अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये चैप्टर में मजा भी आएगा, क्योंकि आपको काफी नॉलेज मिल रहा होगा सेल ऑर्गेनेल्स का, आरएनए का, डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन का। तो कुछ एक्स्ट्रा मैं क्यों पढ़ाता हूँ, नॉलेज के लिए, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज जो है आप एग्जाम्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, यहां मैंने जो फंक्शंस बोला वो आप न्यूक्लियस की जगह पे उठा के लिख सकते हैं ना, लेकिन एक बार आप टीचर्स से जरूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपके टीचर्स का अकॉर्डिंग, आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या मार्किंग स्कीम है, किसके बेसिस पे वो मार्क्स देते हैं। तो आप लोग टीचर्स का सजेशन जरूर लेना। मोशन के लिए भी मैंने वही बोला था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, जो मैंने आपको नया बताया था। फर्स्ट यू आस्क टीचर, ओके। सो न्यूक्लियर प्लाज्मा हो गया। अभी न्यूक्लियोलस, मैं भी गलत टर्म का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर प्लाज्मा बोल दिया। न्यूक्लियर प्लाज्मा नहीं होता, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म। अभी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या चीज है? न्यूक्लियोलस के भी पॉइंट्स में आप लोगों को नोट डाउन कराऊंगा। पहला पॉइंट होगा न्यूक्लियोलस का, स्पेरिकल स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इनसाइड
न्यूक्लियर प्लाज्म, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे? स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर प्लाज्म, ये है पहला पॉइंट न्यूक्लियस का। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं इट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसलिए मैंने आरएनए के टाइप्स पहले से ही पढ़ा दिए, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो इसको एकदम सर्कल लगा लीजिए। तो इट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ये वो जगह है जहां पर राइबोसोमल आरएनए बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है, ये एक और साइट है फॉर्मेशन का, किसका? इट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, यहीं पर राइबोसोम भी बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है, जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ऐसे फिर भी बता देता हूं, बार बार बोलता हूं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं राइबोसोम को, तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। राइबोसोम से सवाल पूछता है कि which cell organelle is known as organelle within an organelle, which cell organelle is known as protein factory of this cell, तो राइबोसोम। समझ में आया कि नहीं आया? लिख दीजिए, 3 पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं हट जा रहा हूं। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इमेजिन करिए, मतलब माइंड में बना लीजिए डायग्राम, ठीक है। तो क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। वो साइट होता है किसका? फॉर्मेशन का? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इट इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम आल्सो। राइबोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके लिए आपको और भी कोई पॉइंट पता है तो आप लोग भी लिख सकते हैं, अपने कॉपी में शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोलस। तो मिटा रहा हूं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट दैट इज क्रोमैटिन, या फिर क्रोमैटिन थ्रेड्स भी बोल सकते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स ही लिख देते हैं, चलो। क्रोमैटिन का पहला पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे? इट इज थिन, मतलब पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस, इन द इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस। इंटरफेस बोलते हैं ना न्यूक्लियस का, एक इंटरफेस होता है, लोकेशन है, वहां पर ये प्रेजेंट है, इंटरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। Chromatin threads. It is thin thread-like structure present in the interface of nucleus that chromatin condensed to form क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनाता है कब? क्रोमोस लिख दिया, क्रोमोसोम, SOM, क्रोमोसोम बनाता है। That chromatin contains to form chromosome during cell division, सेल डिवीजन के समय, सिर्फ सेल डिवीजन के समय। तीसरा पॉइंट, अब ये दोनों लिखिए, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में, आप लोग लिखिए।
ठीक है, इतना ही लिखिए, 2 ही पॉइंट लिखिए। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसी वक्त ले लिया होगा जब मैं 1 मिनट के लाइव गया था। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड्स भी हो गया, तो 4 कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए, ये टॉपिक भी खत्म। अब हम एक सेल ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो मैं वो सेल ऑर्गेनेल्स के बीच ही बता दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एक सेल ऑर्गेनेल कब शुरू होगा, एक सेल ऑर्गेनेल, एक क्या धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स ही खत्म करेंगे, फिर जो करना है करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया is also known as powerhouse of the cell। सेल का पावर हाउस बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, ये सवाल पूछता है वेट दैट, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है सेल चैप्टर से, दैट व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, गिव रीजंस। तब क्या रीजन दोगे, है ना? तो ये चीज थोड़ा सा, ये सवाल बार बार पूछता है, तो आप क्या लिखोगे? थोड़ा सोचिए, दिमाग में जोर दीजिए। आप लोग सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं तो एक रिवीजन करवा रहा हूं। सेल चैप्टर आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो इट इज द साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, इसीलिए इसे बोलते हैं इट इज द साइट, साइट की जगह, यानी यहां पर हो रहा है, साइट फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का साइट है। एंड that leads to the production of ATP। ये इसी के वजह से ATP का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP, प्रोडक्शन ऑफ ATP। अब ये ATP क्या चीज है, अभी इसे ब्रैकेट दे दो। तो इट इज द साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का ये जगह है जहां पर ये सेलुलर रेस्पिरेशन जैसी होता है ATP बनता है। अब ये ATP क्या चीज है, चलिए ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मोनो मतलब होता है 1, मोनो किसको रिप्रेजेंट करता है 1। आपने मैथ्स पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ा है, बहुत बार मोनो, डाई, ट्राई, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, उसमें ये टर्म्स आते हैं, तो ये समझ लो। एडेनो ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 होता है ATP, 3 ATP। मोनो मतलब 1, डाई मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है 2। तो जब बोले एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट तब डाई। जब एक ATP हो तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 1 ATP के टर्म को क्या बोलते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। इतना पता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ही होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं, ATP को। अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ATP को, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब और क्या पॉइंट्स है, किसने ऑब्जर्व किया, मैंने हर एक के डिस्कवर का नाम बताया। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो इसका भी मैं बता देता हूं किसने इसको ऑब्जर्व किया। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल्टमैन। तो इस व्यक्ति का नाम को एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, आपकी बुक में भी शायद ना हो। तो ये ऑब्जर्व किसने किया था, ऑल्टमैन ने, ALTMAN, ऑल्टमैन ने इसको ऑब्जर्व किया था। ये एक पॉइंट है, लेकिन टर्म किसी और ने दिया था, ऑल्टमैन ने ऑब्जर्व किया था, टर्म किसी और ने दिया था। टर्म किसने दिया था, टर्म वाज
गिवन बाय BNDA, बेंडा, BNDA। फैंटा सुना होगा, है ना, सेंटा सुना होगा, सेंटा क्लॉज। बेंडा पहली बार सुन रहे हो, सुन लो, आदत डाल लो नाम का। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, कोई ना कोई साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, मे बी ग्रीक, इंडियन, पढ़ना पड़ता है आपको, देखना पड़ता है उनका नाम, चेहरा देखना पड़ता है, फोटोज भी दे देते हैं एनसीईआरटी बुक्स में। तो क्या करना होता है, याद करना ही होता है। मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी मजबूरी है। अब ऐसा आपको ऐसे टीचर क्या बोलता है एग्जाम से पहले या फिर क्लासेस के समय कि नहीं ये नहीं आएगा, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, और फिर एग्जाम में दे देता है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो टर्म वाज गिवन बाय बेंडा, इट वाज ऑब्जर्व बाय ऑल्टमैन। मैं आपको बाहर से पढ़ा रहा हूँ, जरूर ये मैं मानता हूँ, लेकिन सिलेबस का भी बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। सवाल बहुत पूछता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, लॉजिकल क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप से आता ही आता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है ना। तो ये कैसा साइट है, सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो कि एटीपी के प्रोडक्शन में दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी इज व्हाट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एक बात और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। तो ये आप लोग लिखिए, नीचे देखिए, नीचे बोर्ड में फोकस करिए, एकदम नीचे, क्योंकि यहां लिख रहा हूं। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक जगह नहीं है, इससे ऊपर लिख दिया एरो देखिए। तो यूकैरियोटिक सेल, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल, प्लांट। सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज, बैक्टीरिया। प्लांट के यूकैरियोटिक था क्या प्रोकैरियोटिक? बैक्टीरिया था यूकैरियोटिक, प्लांट तो नहीं था। प्लांट क्या था, प्रोकैरियोटिक था। तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है, प्लांट में मिलता है। अब एनिमल का सेल वॉल नहीं होता, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो वो एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में होगा, बैक्टीरिया सेल में भी होगा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। याद है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक का जब डिफरेंस दिखाया था तब बताया था यूकैरियोटिक क्या होता है। तो उसको याद रखिए, ये याद भी रखना है। ऐसा बात नहीं है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। मैं 2 बात कह रहा हूं एक साथ, याद भी रखना है, लेकिन जो याद नहीं रहता उसका कॉन्सेप्ट समझिए, जिससे अपने आप याद हो जाएगा। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसका हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन भी बताया था, किसने डिस्कवर किया था, एल्ब्रेच कॉसेल ने। तो उसका मॉडिफिकेशन बताया था, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, बोला था कि नहीं। तो ये सब आप लोग एक बार वीडियोस को फिर से गो थ्रू कीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फीचर्स है, मान लो स्ट्रक्चर बनाने बोले तो आप लोग बना देना, आपको पता है, बुक्स में भी आपके दिया है, एनसीईआरटी बुक्स में, आप लोग प्रैक्टिस करिए डायग्राम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड पॉइंट बता देता हूं, स्ट्रक्चर रिलेटेड पॉइंट्स। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, और ये होमवर्क जरूर करिएगा 180p वाला, 180p को क्या बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि मैं अभी एक स्ट्रक्चरल पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं, इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप से मैं बोल रहा हूं, मतलब मैं बनाने नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद करना है। डायग्राम्स मेरे भी खराब है, आपको मैंने बताया। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ घर में, बहुत बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसको याद रखिए। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के रिलेटेड पॉइंट ऐसा है। पहला है, इट इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब मैंने इसका रीजन पिछली बार भी बोला था कि प्लास्टिड को भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल as because it contains its own RNA, DNA, प्रोटीन, सब समझ के रखो एक प्रकार। राइबोसोम, और राइबोसोम भी कैसा,
ये भी पूछता है राइबोसोम भी कैसा 70S, अभी एस क्या है सब बताऊंगा, राइबोसोम जब पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा। That's because it contains its own, सब खुद का, RNA भी खुद का, DNA भी खुद का, प्रोटीन भी खुद का, and this ribosome, and we what kind of ribosome 70S सब यूनिट वाला, तो ये खुद का ही रखता है। फिर इसका आउटर मेम्ब्रेन भी कंटिन्यूअस है, किससे कंटिन्यूअस है, किससे कंटिन्यूअस है, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, कंटिन्यूअस नहीं, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, तो यही पॉइंट लिखेगा। पोरस क्यों है, तो वही सेम वाला मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस का जो बोला था, तो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस एज बिकॉज इट कंटेन्स पोरिन प्रोटीन, एज बिकॉज इट कंटेन्स पोरिन प्रोटीन। जब भी आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने बोले तो आप इस टाइप से पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको गारंटी मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखे, लेकिन एक बार पूछ लेना टीचर से, ठीक है, ये पॉइंट सही है कि नहीं इस हिसाब से। इट इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल एज बिकॉज़ इट कंटेन्स इट्स ओन आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, 70S, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। क्यों पोरस, क्योंकि ये पोरिन प्रोटीन कंटेन करता है। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। चलिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं। दो आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बता दिया। जो न्यूक्लियो किसका था, पोरस था ना, न्यूक्लियर एनवेलप का, तो जब बोला था ना पोरस, पोरस है वो क्यों, क्योंकि वो पोरिन प्रोटीन रखता है, एज बिल्कुल सेम है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका आउटर मेम्ब्रेन भी पोरस होता है क्योंकि वो पोरिन प्रोटीन रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, इन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज प्रेजेंट। सो इन बिटवीन, बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, BET और N, ये भी थोड़ा सीख लीजिए, थोड़ा काम को जल्दी करने का, शॉर्ट करने का। तो इन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, और एक इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ना, तो वही चीज है। तो इन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन अ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज प्रेजेंट, अ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज प्रेजेंट। याद रहेगा, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। 3 पॉइंट्स लिखोगे, मान लो ये 5-6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स तो ऐसे ही पक्का हो गया कि नहीं हो गया। इधर भी छोटा मोटा गलती होगा तो मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हो, तो ये ही इंप्रेशन बना देता है। पूरा पेपर पढ़ने का किसी का समय नहीं रहता, 10-15 मिनट में सब आंसर शीट चेक हो, मतलब सब तो नहीं होता, एक चेक करना होता है, तो एक निर्धारित टाइम होता है। तो बता रहा हूं, मेरे को भी आइडिया है, काफी हद तक हो गया है, ठीक है। अब चौथा क्या लिखोगे आप लोग पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, फोर्थ पॉइंट लिखोगे दैट याद ऐसा क्रिस्टी, क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी, क्रिस्टी भी एक होता है ना पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का, तो क्रिस्टी कंटेन्स, क्रिस्टी क्या कंटेन करता है, आपको पता होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। तो वो चीज लिख दीजिए, क्रिस्टी कंटेन्स ऑक्सीजोम्स, है ना, F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। ऑक्सीजोम्स F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। मान लो ऑक्सीजोम याद नहीं रहा तो F0 F1 लिख दोगे फटाक से, तो ये चीज याद रहना है। दूसरा अल्टरनेटिव नाम याद रहना है, देखो डिस्कवर का नाम दूसरा हो नहीं सकता, डिस्कवर एक ही होता है, उसको याद रखना ही रखना है, लेकिन ये याद ना रहे तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है। थर्ड क्या है, थर्ड इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्नांडिस पार्टिकल्स भी बोलते हैं, फर्नांडिस पार्टिकल्स, फर्नांडिस पार्टिकल्स भी बोलते हैं। कितने सारे नाम बता दिए, 3 नाम बता दिए, नोट डाउन कर लीजिए, अभी स्पेस नहीं है क्योंकि मिटाना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स लिखना, पूरा नाम है इसका मोरन, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट आया तो आप लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि 5th पॉइंट डिस्कस करना है।
फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करना है। फिफ्थ पॉइंट 4 पॉइंट बता दिया स्ट्रक्चर रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने बोले तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ पॉइंट ये रोमन नंबर में दे दिया। क्या लिखोगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स फोल्ड्स, कंटेन्स इन फोल्ड्स भी बोल सकते हैं, फोल्ड्स भी बोल सकते हो, फोल्ड्स कंटेन्स फोल्ड्स, कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स लिखते हैं, है ना, कई सारे है ना, कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स टर्म्ड एज ऑक्सीजोम्स। ये बनते क्यों है, ऑक्सीजोम्स को बनने से क्या फायदा, तो वही मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजोम्स या फिर F0F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम्स लिखते हैं, हैज बीन फॉर्म्ड, बनता है, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया, टू एकोमोडेट यानी भरने के लिए या जगह देने के लिए, स्पेस देने के लिए, टू एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म MAX, उसके ऊपर M, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एकोमोडेट करने के लिए। इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स अराउंड ऑक्सीजोम्स हैज बीन फॉर्म्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, टू एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 6 पॉइंट लिखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होता है इसका, मैट्रिक्स कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स, सेवरल एंजाइम्स, क्या है वो एंजाइम, सेवरल एंजाइम्स कंटेन करता है, विच हेल्प्स इन दी, किसमें हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन दी प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है, कंटेन इट्स ओन DNA एंड कंटेन इट्स ओन राइबोसोम। तो मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम्स which helps in cellular respiration, very important point, इसी में तो मदद करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, respiration which contain its own DNA, खुद का DNA रखता है, and its own राइबोसोम। आई होप आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन करिए, लेकिन पक्का करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। तो खुद का DNA रखता है, खुद का राइबोसोम रखता है, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, सेलुलर रेस्पिरेशन बार बार आ रहा है, इसको DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम। आप लोगों का एक और टास्क रहेगा, क्या लिखने का, क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, दिस इज योर टास्क। घर में जाके लिखिए, घर में जाके नहीं, घर में बैठ के ही देख रहे हो तो घर में ही बैठ के, इंटरनेट हो, कोई रेफरेंस बुक हो तो उससे खोल के निकालिए, पता करिए क्या है, ठीक है, थोड़ा खोजिए, खुद से भी लिखने का प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लाइन मेरा कॉमन हो चुका है लेक्चर का, हर बार बोलता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा बात बोलता हूँ, ठीक है, अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो फ्यूचर में एंजॉय कर पाओगे, है ना। एजुकेशन इज द पासपोर्ट फॉर योर फ्यूचर इफ यू प्रिपेयर इट फॉर टुडे। अगर आज के लिए प्रिपेयर कर लोगे तो फ्यूचर में एंजॉय करोगे, मेरा गारंटी है। तो एजुकेशन करो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी ऐसा नहीं है कि पढ़ने का एज चला गया, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, बट नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूँ, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग नोट डाउन करिए, एग्जाम्स में लिखेंगे। इफ यू क्वेश्चन आ जाए कि explain structure of mitochondria, describe some points about structure of mitochondria, so if you write these 6 points या few points among the 6, you can score 100%. okay, these points are very nice, but you ask your teacher that if you can write these points in your answer sheet or not. okay, बीच बीच में इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश भी खराब नहीं है मेरा, है ना, आप लोग जानते ही हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ये पॉइंट्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूं,
आज राइबोसोम को भी डिस्कस कर ही देते हैं। राइबोसोम अब सब जल्दी करेंगे क्योंकि खत्म जो करना है ये चैप्टर। राइबोसोम आज शायद नहीं होगा, लेकिन राइबोसोम को डिस्कस कर देते हैं। राइबोसोम का पहला पॉइंट है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। साल भी याद रखना जरूरी है, नहीं रख पाए स्किप कर दो, लेकिन ये जरूर नाम याद रखना। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मैं बोला था, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी बोल सकते हो, है ना। मैंने बोला था जब फ्लो चार्ट लिखवाया था, नॉन मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, याद करने का तरीका बताया था सोम ब्रदर्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, तो दोनों कैसे नॉन मेम्ब्रेनस। तो इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल, प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल में मिलता है। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल। और क्या है, और क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल और पार्टिकल ऑफ द सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, छोटा ऑर्गेनेल बोलते हैं ना इसको, सबसे छोटा है, सबसे छोटा भी है ये, और पार्टिकल ऑफ द सेल, पार्टिकल भी बोलते हैं सेल का। पॉइंट लिख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज, राइबोसोम को क्या क्या कहते हैं, राइबोसोम को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या मतलब कि कौन कौन से नाम से जाना जाता है राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, तो मैंने एक टर्म बहुत बार यूज किया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये सब एक लिख लीजिए, सब सब सब, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए, लेकिन लिखना जरूर, याद रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप लिख सकते हैं। फीचर्स बोले, डिस्क्राइब करने बोले राइबोसोम का, या एक छोटा सा नोट लिखने बोले, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। फिर बहुत एक व्यक्ति, क्या नाम था उसका, रुडोल्फ विर्चो, उसने क्या कहा था, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, ये भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, ऐसा क्यों बोलते हैं, एज बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनल्स, इट इज प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनल्स। अरे बाकी बचे कुछ ऑर्गेनल्स में भी तो प्रेजेंट है कि नहीं। ऑर्गेनल्स, अब उसके भी एग्जांपल देना हो तो ये भी दे देता हूं, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। अब एक ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, अब उसके भी कई सारे टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वो भी डिस्कस करूंगा, वो भी एक सेल ऑर्गेनेल है। आज तो हो नहीं पाएगा, तो ये पॉइंट लिख लो। फिर क्या है, इट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्या क्या बोला, इट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल एज बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनल्स, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया कि नहीं किया, कर ही लिया होगा। जॉर्ज पैलेटिन ने इसको डिस्कवर किया 1950 में। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हर एक सेल में पाया जाता है, छोटा ऑर्गेनेल है या फिर पार्टिकल है सेल का, कह सकते हो। और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, और ये हर एक सेल में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में मिलता ही मिलता है। लिख लीजिए सब पॉइंट, लिख लीजिए राइबोसोम का, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम। मैं ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूं, तो ऐसा मत सोचना कि इंटरनेट पे वगैरह से सर्च किया, ठीक है, बहुत पढ़ा हूं तो उस हिसाब से बता दे रहा हूं। सेल का तो मेरा भी 10-12 बार तो रिवीजन हो चुका है, क्वेश्चन बहुत बनाता हूं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कोई न्यूमेरिकल बायोलॉजी से नहीं आते, तो इसलिए टेंशन कम है, याद करो इधर-उधर, एग्जाम में उसको लिख दो, होता है ऐसा, ठीक है। याद करना भी बेहतर है, लेकिन जहां याद नहीं कर सकते कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। 11th में आप लोगों को समझ में आ जाएगा अपने आप की बायोलॉजी हर जगह याद करने से नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तभी याद हो जाएगा अपने आप, तभी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बायोलॉजी क्या
केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी होना चाहिए। तो राइबोसोम, अब इसके फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम। फॉर्म्स ऑफ राइबोसोम क्या है? पहला फॉर्म क्या है? दो फॉर्म्स है, फ्री और बाउंड। पहले फ्री राइबोसोम को ही डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप से एरो दे देते हैं, फ्री राइबोसोम। इसके 2 पॉइंट्स ही मैं बताऊंगा, है ना। इट इज प्रेजेंट फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म, अब ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, फ्रीली घूमता है, तो इसीलिए इसको फ्री राइबोसोम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे फ्री राइबोसोम में? सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? दे प्रोड्यूस दैट प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस, रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस या फिर और रिलीज लिख लो, जो लिखना है लिखो। दे प्रोड्यूस और रिलीज दोज प्रोटीन या दैट प्रोटीन, दोज प्रोटीन विच आर सेक्रेटरी इन नेचर, जो कि सेक्रेटरी है इन नेचर, मतलब रिलीज होने वाले ही है, मतलब सेक्रेटरी होते हैं नेचर में, सेक्रेटरी इन नेचर। चलो आप लोगों का टास्क रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रेटरी इन बायोलॉजी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया। अगला है बाउंड राइबोसोम टाइप, इसके पॉइंट्स आप लोग क्या लिखोगे? बाउंड राइबोसोम के क्या पॉइंट्स लिखोगे? बाउंड राइबोसोम का लिखो, इट इज मत लिखो, दे आर फाउंड एसोसिएटेड विथ, दे आर फाउंड associated associated with ER मतलब E.R, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER associated with ER और RER, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER भी इसी का टाइप है, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोमल भी बोलते हैं या फिर रफ बोलते हैं, राइबोसोम मत बोलना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पढ़ा दूंगा मैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। RER मेम्ब्रेन जरूर लिखिएगा, मेम्ब्रेन मतलब एक बोला था वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हूं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, दे प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस करता है प्रोटीन? दे प्रोड्यूस दोज प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि नॉन सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी था तो ये नॉन सेक्रेटरी, इन विच नहीं, प्रोटीन विच आर ARE नॉन सेक्रेटरी इन नेचर, NON नॉन सेक्रेटरी इन नेचर। समझ में आ रहा है? नॉन सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी है, नॉन सेक्रेटरी, समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट भी, अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चल चैप्टर में मजा आएगा आपको, लिख लीजिए पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। आई होप आपको आज बोर्ड नजर आ रहा होगा, है ना। तो मिटा दे रहा हूं, आज इस तरीके से कैमरा को भी दे रखा गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, आई होप उनको भी ये वीडियोस अच्छे लगेंगे, हेल्पफुल होंगे उनके लिए, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, भूलना मत, शेयर भी करिए, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा बता रहा हूं किस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के टाइप क्या है? अब पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे 70s राइबोसोम के बारे में। 70s राइबोसोम एक टाइप है। अब 70s राइबोसोम क्या है? इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो 70s राइबोसोम आपको मिल जाएगा वहां पर
प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा ही मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल। 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला पावर हाउस ऑफ द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। सब याद दिलाते रहूंगा जब लिखूंगा तो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, याद रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा बता चुका हूं, जब डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा और भी अच्छे से। 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लिख लीजिए पॉइंट। और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट 80s के बारे में लिखिए। अगला पॉइंट 80s, तो 80s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया हूं, जिसको नहीं पता है साइड में लिख देता हूं। जिसका हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट हो, जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन हो वो है यूकैरियोटिक सेल। जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, एनएम, वो हो यूकैरियोटिक सेल, तो वो भी लिखा दिया। या फिर आप लोग लिख सकते हो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियॉइड प्रेजेंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियॉइड है। 80s राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। हर एक राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, 2 सब यूनिट, उसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो आप लोग ये भी लिख लीजिए। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, 2 होते हैं, एक तो छोटा होगा एक बड़ा होगा ना, तो 2 सब यूनिट्स, 1 स्मॉलर सब यूनिट, another larger सब यूनिट, another one is larger सब यूनिट, ऐसे लिखे, another one is larger सब यूनिट, बड़ा होता है। लिख लिया यहां तक, समझ लिया यहां तक। 2 सब यूनिट से बनते हैं, ये भी 2 सब यूनिट से बना है, बताऊंगा सब। 80s भी 2 सब यूनिट से बना है, तो धीरे धीरे बता रहा हूँ ना, अच्छे से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। 3-4 लेक्चर इसलिए बनाया मैंने, आपको सब बेसिक्स बताने के लिए सेल के बारे में। 3 पॉइंट्स हो गया। 70s राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना है, इस टाइप से लिख दे रहा हूँ, 70s एरो देके, एक 50s एंड 30s, 50s एंड 30s, और 80s 2 से बना है। 80s जो यूकैरियोटिक का है वो 2 सब यूनिट से बना है, 60s एंड 40s, लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, एरो देके बता दिया 2 सब यूनिट, ये लार्जर वाला, ये स्मॉलर, ये लार्जर, ये स्मॉलर, एल और एस से डिनोट किया है, एल और एस से डिनोट किया है, आसान होगा समझने में। ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले फॉर्म्स किया, फिर राइबोसोम का फीचर्स, उससे पहले राइबोसोम का फीचर्स बताया, टाइप्स बता रहा हूं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाना भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोल भी देता हूं पॉइंट्स, अगर आपको बोर्ड दिखाई ना भी दे रहा हूं तो बोलते बोलते आप लोग लिखने का आदत डालिए, ठीक है, वरना जूम कर लीजिए आपने, जब आप वीडियो को देख रहे हो तो उसको जूम कर लीजिए, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम को मिटा दे, कोई बात नहीं, आप लिखिए उसी के नीचे। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दैट एस क्या चीज है, एस जो आ रहा है बार बार, 70s 80s, ये 2 सब यूनिट से बना है, उनके भी लास्ट में एस, तो एस रेफर्स टू स्पेडवर्क्स यूनिट, स्टैंड्स फॉर स्पेडवर्क्स यूनिट, ऐसे भी बोल सकते हो, स्टैंड्स फॉर स्पेडवर्क्स, SPEDVERG, स्पेडवर्क्स यूनिट, स्पेडवर्क्स यूनिट which is used to measure स्पेडवर्क्स यूनिट बोलते हैं इसको, हाँ, फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए, फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं, आप लोग पूरा लिखिए, तो COEFF कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट it indirectly is a measure of density and size, तो indirectly किसका मेजर है, it is indirectly मेजर किसका है, डेंसिटी का, है ना। डेंसिटी क्या होता है पता है, मैं बताऊंगा जब हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे फिजिक्स में, डेंसिटी को अच्छे से बताऊंगा। डेंसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, मास बाय वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, ठीक है।
इतना अभी जान लीजिए। तो S refers to the Spidberg's unit for the sedimentation coefficient। ये डायरेक्टली क्या मेजर करता है, एक तो डेंसिटी और एक साइज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, एक Mg2+ आयन होता है, Mg2+, पता है ना, मैग्नीशियम का चार्ज Mg के ऊपर 2+ होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो Mg2+ जो आयन है, जो चार्ज है, जैसे समझो Mg2+ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब यूनाइटिंग सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। यूनाइटिंग मतलब जोड़ने में मदद करता है सब यूनिट्स किसका, राइबोसोम का सब यूनिट को जोड़ने में मदद करता है। लास्ट में आप लोग एक फंक्शन भी लिख लीजिए इसका, राइबोसोम का, इट हेल्प्स इन, दिस इज राइबोसोम्स फंक्शन, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि मैंने बस मुंह से बोला है, लिखवाया नहीं है, तो इसको लिखवा देता हूँ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। Mg2+ जो है प्लेस करता है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, जोड़ने में। जो सब यूनिट्स है ना, दो राइबोसोम का, उसको एक लार्जर एक स्मॉलर, वो भी बता दिया, मिटा दिया। क्या था, याद है आपको, 70s 50s और 30s, 50s लार्जर 30s स्मॉलर, और 80s 60s और 40s, 60s लार्जर 40s स्मॉलर। तो यही है राइबोसोम के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स बताया, पक्का रिवीजन करिए, पिछले लेक्चर जरूर देखिए। उसके बाद जब नया लेक्चर बनाऊंगा फिर आइएगा, है ना। तो आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, थैंक यू आप लोगों के कोऑपरेशंस के लिए। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पता चल रहा है। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, पक्का उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरा विश्वास है। ठीक है, इतना ही कहना था आज के लेक्चर के लिए। मेहनत करिए, एनुअल एग्जाम्स नजदीक है, और कोई मॉक टेस्ट देते रहिए, सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, अच्छा होगा। तब तक के लिए बाय।